नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। सबका प्यार, सबका साथ, सबका विकास के साथ शुरू करते हैं अध्याय 2, आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की क्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती है। स्थान और काल के भेद में उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में सात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद में से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियां पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु सात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली के रूप में ही माने जाते हैं, और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहठ नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहठ नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात इसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। राहुल सांकरत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती रही है। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उसके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा है।
जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब एक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट का झगड़ा खड़ा किया, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी न मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट कहा है और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का एक रूप है, जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना अवहट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल स्वरूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भूल भी की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और इसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है तो दूसरी और आरंभिक हिंदी में भी साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम कवि। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु उस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के श्रहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविताओं में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। वर्ण्य विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। श्रहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ
कि श्रहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर श्रहपाद का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक और तीसरा आधार और है जिस पर हम श्रहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में साहित्य पर कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और वह शैली की परंपरा का श्रहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है, अतः सभी दृष्टियों से श्रहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान श्रहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल दो तर्क हैं। प्रथम तर्क वे प्रस्तुत करते हैं कि श्रहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग हैं, और दूसरा तर्क यह है कि श्रहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति एक दो विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की है कि हिंदी की भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इच्छा का अनुचित समझते रहे हैं और इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए हैं जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्क सम्मत नहीं है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि श्रहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। श्रहपाद घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजो करे परम महासु एखु कण दुर्य अशेष हरे पंड्या सल संत बखाणई देहई रुद्र बसंत न जाणई अमणा गमन न तेन विखंडी तोवी नीलज भणई हिम पंडिय। शालिभद्र सूरी तैजी पहिए पिखे वीणु शालिभद्र सूरी तैजी पहिए पिखे वीणु पिय उख खिरिय मंथर गरे सरला इवी उतावली चलिए तुह मणहर चलंतिय चंचल रमण भरी छुड़वी खिसिए रचना बली किंकिण रव पसरी उपनु ए केवल नाण तऊ विरहई रिसही से शिव ए आविव ए ब्रह नरेंद्र शिव अवधापुरी ए। रही परंपरा की बात तो उसके लिए ग्रंथों का उतना महत्व नहीं है जितना चेतना, भावना और विचारणा का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, न कि मात्र ग्रंथ संख्या से। इस दृष्टि से श्रहपाद की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी भावधारा सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि शालिभद्र सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः श्रहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत है। प्रथम रचना। हिंदी के प्रथम कवि श्रहपाद की जो रचनाएं मिली वे सभी मुक्तक हैं, अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में श्रहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है। जहमन पवन न संचरी रवि शशि ना पवेश तही वट चित्त विषाम करूं सरहे कही उवेश पंडिया सल सथ वखाणई देही बुद्ध बसंत न जानई। यद्यपि इस उदाहरण में अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, तथापि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है, वह भी पवन, रवि, वट, चित्त आदि शब्दों में स्पष्टता देखी जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी श्रहपाद की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। राहुल
ने श्रहपाद का समय 769 ईस्वी माना है तथा डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मद्य और स्त्री हैं, जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है, जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो ही नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्योत्कर्ष का जो अभाव देखा है, वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण तो है ही। इन सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ अपभ्रंश का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है। अतः आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष का उतना महत्व नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात है काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग, और यह प्रयोग श्रहपाद की रचनाओं में ही प्रथम बार मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना है तो श्रहपाद आदि सिद्धों की मुक्त कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें श्रहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है, अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। सीमांकन: श्रहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत से मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया गया है, उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं उपदेश भाषा काव्य में विभाजित करके श्रहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षतः वे स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा श्रहपाद तक पीछे लौटाते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादाग्रस्त रही है, किंतु इस सत्य से प्रत्यक्षतः ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादाग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर गिरियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने एतदर्थ 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक लेकर गए हैं, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचना काल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 से ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 2-3 दशाब्द तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। नामकरण की समस्या। नामकरण की समस्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का समय नामकरण की समस्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है, क्योंकि वे इस कालावधि में वीरगाथाओं की
रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे, लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीर गाथा काल प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल नाम भी उचित नहीं रह जाता है। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है, अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे उसे चारण काल, गिरियर्सन ने उसे चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने कई नामों से इसे पुकारते रहे हैं। गिरियर्सन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कतिपय कविवृत संग्रह लिखे गए थे, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई थी। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तजकिरा ई शुराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा है, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें अकारादि क्रम अपनाया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या इसमें भी नहीं आ सकी। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर गिरियर्सन ही हैं, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो वे 643 ईस्वी तक पीछे ले गए हैं, किंतु उस समय कि किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके हैं। वस्तुतः इस प्रकार की रचना 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। गिरियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है। इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य स्थान ध्यान में रखा है। इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी, चंद पूर्व की हिंदी 643 ईस्वी से 1143 ईस्वी, रासो काल 1143 ईस्वी से 1290 ईस्वी, उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 ईस्वी से 1387 ईस्वी आदि नाम दिए गए हैं, किंतु इन नामों से भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती। मिश्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के निम्नांकित आधार पर वीर गाथा काल नाम लेकर उपस्थित हुआ। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना तांत्रिक और योगमार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य व्याकरणों में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे, और यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है।
निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि के मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दिया है, जिसको तर्कसंगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला यह साहित्य उससे छूट जाता है, जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है। साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। एक दूसरी बात यह है कि जिन रासो काव्यों को वीरगाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप तो अप्रामाणिक है। कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी प्रवृत्ति काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। अतः रचनाओं की संख्या गिनाकर वीरगाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं भी स्वीकार किया है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री है प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी है। इसे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे। इसी संदिग्ध सामग्री से प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसे तर्क सम्मत कैसे कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक का विकास दिखलाया है। फलतः वे आदिकाल के नामकरण की समस्या से बच गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं है। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचनाएं कहकर छोड़ दिया, उन्हें द्विवेदी जी बहुत महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में भी यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। अस्तु वीर गाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है तथा आदिकाल का नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल इन दो खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है और द्वितीय नाम एक वर्ग का बोध कराता है। स्पष्ट है कि ये दो नाम मिलकर किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते, अतः नामकरण के संबंध में उसका मत निराधार है। राहुल जी द्वारा दिया गया सिद्ध सामंतकाल नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। यह संयोग भी तर्क सम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि के काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम से समावेश नहीं होता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीर गाथा काल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा इसे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि से संबंध सभी गुत्थियां सुलझ जाते हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त हुए हैं अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल के आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। परिवेश। साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, अतः उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना अपेक्षित है। राजनीतिक स्थिति जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है।
इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी को वह रोक न पा सका। उसकी समझ शक्ति तथा प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य सामने आए जो निरंतर युद्धों की आग में जलते रहे थे। अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इसी ने उस मनस्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सकी। धन्यवाद। शेष आगे की वीडियो में